नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय में आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। पर जो प्रकरण है, टॉपिक है, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। बीए प्रथम वर्ष में पृथ्वीराज चौहान अपना अंतिम इकाई का हिस्सा है और पृथ्वीराज चौहान वो टॉपिक्स है जिस पर सबसे ज्यादातर आज दिन तक के सबसे ज्यादा अंक का सवाल पूछा गया है। तो आज पृथ्वीराज चौहान के जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपन पार्ट 2 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखें तो कहते हैं इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो बड़ा संकटकालीन स्थिति में रहा। पिता की मृत्यु जल्दी हो गई, कम उम्र में ही शासक बन गए और इनकी चूंकि पूरी संरक्षिका यानी कि उनकी देख रेख का पूरा काम है वो काम किया उनकी मां कर्पूरी देवी ने। अब कर्पूरी देवी का इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। अब प्रारंभिक जीवन में भी देखें तो चौहान वंश का अगर अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव चौहान वंश में रहा तो वो रहा था पृथ्वीराज चौहान का। ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो हिंदू साम्राज्य है हिंदुस्तान में उसका अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के चौहान है उन चौहानों में एक प्रमुख योद्धा के रूप में इतिहास में अपना स्थान रखता है। अब देखो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में अनिलवाड़ा ये पाटन के पास है गुजरात में, इनका वहां जन्म हुआ। 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरी देवी था। ठीक है, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। कहते हैं कि 1177 ईस्वी में इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है और जब इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हुई तो इसी वर्ष 1177 में पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक होता है। वैसे पृथ्वीराज अगर देखा जाए तो ये तीसरे रूप में है, इसलिए इसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है और कई बार किताबों में पृथ्वीराज चाहमान करके लिखा हुआ है और चाहमान मूल शब्द है, इसलिए चौहान की जगह चाहमान आए तो भी पृथ्वीराज चौहान को ही याद रखना है। अब देखो 1177 में पिता सोमेश्वर की मृत्यु हुई। 1177 में ही उनकी मृत्यु के उपरांत पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक हुआ और जब राज्याभिषेक हुआ तब इनकी उम्र 11 वर्ष थी और जब 11 वर्ष की अल्प आयु में ये राज्याभिषेक होता है, राजा बनता है, तो इनकी जो संरक्षिका के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था इनका प्रारंभिक जीवन में, तो वो था इनकी माता कर्पूरी देवी का। अब कालांतर में ये इतना बड़ा योद्धा था कि वास्तव में इनकी वीरता बड़ी प्रशंसनीय है। कहते हैं कि इनके जीवन में जल्दी ही शासनकाल जल्दी संभाला, तो कहते हैं कि कम समय में ही इनके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई। हर कोई इनके जो मूल प्रदेश है उनको उनके हाथ से छीनना चाहता था। तो सबसे पहले अगर ये किसी चीज राज्य पर आक्रमण करेगा तो वो थे भंडानक। तो ये सबसे पहले भंडानकों का दमन करता है और भंडानक थे कहां? ये थे सतलज नदी के आसपास रहने वाले। सतलज नदी के आसपास कौन रहते थे? भंडानक रहते थे और ये उनके परंपरागत शत्रु थे। तो उन्होंने सबसे पहले किनका दमन किया? भंडानकों का दमन करना शुरू कर दिया। अब भंडानकों का दमन किया। भंडानकों के दमन के बाद इनके साथ 1182 ईस्वी में महोबा एक स्थान है
महोबा का शासक था परमर्दी देव। इस परमर्दी देव से दुश्मनी होती। कहा जाता है कि परमर्दी देव ने पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था, उसकी हत्या की थी, यानी पृथ्वीराज चौहान के भाई को मारा था। इस वजह से ये भी इनका एक परंपरागत दुश्मन बना हुआ था। तो महोबा के परमर्दी देव से इनका युद्ध होता है 1182 ईस्वी में, और ये युद्ध दो योद्धाओं के कारण प्रसिद्ध है। उनका नाम है आला और उदल। तो आला और उदल ये परमर्दी देव के सेनापति थे। परमर्दी देव से नाराज होकर के ये चले गए थे, लेकिन जब महोबा पर आक्रमण हुआ पृथ्वीराज का, तब परमर्दी देव ने उनको सूचना भिजवाई थी कि महोबा पर आक्रमण हो गया। तो अपनी मातृभूमि पर आक्रमण को देखते हुए आला उदल लड़ने आए, और आला उदल इतनी वीरता से लड़े कि ये युद्ध ही पूरी तरह से डेडिकेट हो गया किसको? आला और उदल को। लेकिन 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव को पराजित कर दिया। अब देखो इसके अलावा की क्या स्थिति है, उनके संदर्भ में पढ़ते हैं। तो पहले इनके दरबारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो दरबार था, उन दरबार में कहते हैं वागीश्वर, आसाधर, जयानक, चंद्रवरदाई, विश्वरूप जैसे महान विचारक, महान दरबारी रहा करते थे। इनमें कहते हैं कि जो विश्वरूप है, ये उस समय जो कला साहित्य विभाग एक स्थापना की गई थी, उसका ये हेड हुआ करता था। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रवरदाई था। जबकि इसी जयानक ने भी एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। ये सब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी हुआ करते थे। ये जो पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रवरदाई ने, इसी चंद्रवरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट था। क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। अगर आ जाए तो याद रखना, पृथ्वी भट्ट चंद्रवरदाई ही था। और चूंकि चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, कहते हैं कि इनका जो चंद्रवरदाई है, ये न केवल दरबारी था बल्कि पृथ्वीराज का परम मित्र भी था। एक बार इसको आप नोट डाउन करें, फिर अपन पृथ्वीराज के चारों तरफ के राज्य और उनके ऊपर क्या परिस्थितियां बनती है जिसकी वजह से उनको पराजित होना पड़ता है, और वो चीजें पढ़ते हैं। और एक इनका जो संयोगिता के साथ विवाह हुआ था, उस विवाह के प्रकरण को समझते हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, एक यूं ही नॉर्मली अपन समझे तो ये अजमेर है। उस समय अजमेर अजयमेरू कहलाता था, और अजयमेरू का ही शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जो क्या नाम से जाना जाता था? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से। ठीक है। दिल्ली की तरफ, ऊपर दिल्ली था, यहां तोमर वंश रहा करता था उस समय। ठीक है। अगर यूं देखा जाए तो इस साइड कन्नौज था। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। ठीक है। अगर यूं देखा जाए तो इस साइड महोबा था। महोबा का शासक था परमर्दी देव, जो चंदेल था। ठीक है। अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो एक राज्य था आबू, और आबू से ठीक नीचे था गुजरात। गुजरात का शासक था उस समय भीमदेव सोलंकी। ठीक है। इस साइड में अगर देखें तो यहां एक प्रदेश था गजनी, और गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। कौन था? इसी मोहम्मद गोरी को शिहाबुद्दीन गोरी भी कहा जाता है।
ठीक है, शिहाबुद्दीन गोरी आए तो भी यही है, और मोहम्मद गोरी आए तो भी ये तो चूंकि इसका परंपरागत दुश्मन माना गया कि भाई ये तो विदेशी जाति है, आक्रमण करने का उद्देश्य ही था, तो सीधी सी बात है कि इसका दुश्मन है। लेकिन ये जो अपने हिंदुस्तान में ही इसके चारों तरफ दुश्मन पैदा हुए, इनके क्या कारण थे? अगर देखो सही देखा जाए तो पृथ्वीराज जो है, इसके पिता का नाम सोमेश्वर था, और सोमेश्वर का विवाह हुआ था तोमर वंश में, यानी कि इनकी मां जो कर्पूरी देवी है वो यहीं से थी। इसका मतलब पृथ्वीराज का ननियाली है। अब देखो महोबा का जो परवर्ती देव है, इससे तो दुश्मनी हमको पता चलती है कि पृथ्वीराज का परंपरागत दुश्मन ये इस वजह से है कि इसके भाई का हत्यारा था, यानी पृथ्वीराज के भाई का हत्यारा कौन था? परवर्ती देव, ऐसा बताया जाता है। इस वजह से 1182 का युद्ध भी हुआ और इस युद्ध में परवर्ती देव को पराजित भी किया गया। तो इसकी दुश्मनी अपन को समझ में आ रही है। अब देखो ये जो थे, ये दिल्ली में एक प्रकार से अपना राज सत्र स्थापित कर रहे थे, तो इनको मन ही मन जलन थी कि पृथ्वीराज अगर रास्ते से हटता है तो शायद दिल्ली इनके हाथ लग जाए। भले ये प्रत्यक्ष रूप से इनके शत्रु नहीं दिख रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी पृथ्वीराज को पसंद नहीं करते थे। अब क्या हुआ, कन्नौज का जो जयसंध है उसका भी ससुराल यही था। इसी कन्नौज के जयसंध की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था संयोगिता। ठीक है, अब देखो यहां से दुश्मनी के क्या कारण है उसको भी समझते हैं। पहले एक बार गुजरात को कहते देख लेते हैं। देखो यहां एक स्थान था, अजमेर और गुजरात के बीच में स्थान आता था आबू। आबू की एक राजकुमारी थी इच्छिनी, कई जगह इच्छिनी लिखा हुआ है। ये जो इच्छिनी है राजकुमारी, इस इच्छिनी राजकुमारी की इच्छा है कि वो पृथ्वीराज से शादी करे, जबकि भीमदेव जो प्रेम करता है वो इससे करता है। यानी भीमदेव किससे प्रेम करता है? इच्छिनी से। इच्छिनी किससे करती है? पृथ्वीराज से। यानी इच्छिनी भीमदेव से नहीं कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तब आकर के खड़ी होती है कि जब भीमदेव को पता चलता है कि इच्छिनी प्रेम करती है पृथ्वीराज से, तो कहता है कि भीमदेव की सीधी शत्रुता किससे हो जाती है? पृथ्वीराज से। तो यानी कि बैठे बिठाए इच्छिनी की वजह से ये एक दुश्मनी नहीं पैदा हो गई। तो गुजरात से दुश्मनी का मुख्य कारण था इच्छिनी। समझ में आया? तो यहां ये दुश्मन, यहां परंपरागत भाई का हत्यारा होने के कारण, ये प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ये भी नहीं चाहते इनको। और इसी दिल्ली के पास सतलज नदी थी, और सतलज नदी के पार जो लोग रहते थे वो थे भंडारक, और भंडारकों का सबसे पहले दमन किया था। तो इसका मतलब भंडारकों का दमन करने वाला आदमी भी कौन? पृथ्वीराज। तो ये भी इनके शत्रु ही थे। अब मूल स्थान रहा कन्नौज। देखो कन्नौज का राजा है जयसन, इसकी पुत्री है संयोगिता। ये जो पृथ्वीराज है, ये पृथ्वीराज प्रेम करता है संयोगिता से। कहा जाता है, कहीं किंवदंतियां लिखी हुई है कि एक समय ऐसा था जिस समय पृथ्वीराज भी अपने ननिहाल गया हुआ था, संयोगिता भी अपने ननिहाल दिल्ली आई हुई थी। आपको भी पता है सोमेश्वर का भी ससुराल है और जयसंध का भी, तो इनके पुत्र पुत्रियों का ननिहाल यही है। अब जब ननिहाल आए हुए थे तभी इन्होंने एक दूसरे को देखा और प्रेम हो गया। ये बात पता चली जयसंध को, तो जयसंध अपनी पुत्री संयोगिता को वापिस कन्नौज लेकर के आ गया, और उनसे बदला लेने के लिए उसने तुरंत अपनी संयोगिता के लिए स्वयंवर रचाया। स्वयंवर का मतलब है स्वयं अपनी इच्छा से पति का वरण करना। अब देखो पूरा दरबार लगा हुआ है, राजा बैठा है, यहाँ संयोगिता को बिठाया गया है, जयसंध है, सब राजाओं को आमंत्रित किया देश से विभिन्न भागों से। और जो आमंत्रित किए गए राजाओं को उन आमंत्रित करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस समय की स्थिति में देखे तो पृथ्वीराज तृतीय को छोड़ करके भारत के समकालीन बड़े बड़े शासकों को लगभग सबको बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया गया। इससे पृथ्वीराज रुष्ट हो गया। ये बात भी छोड़ो, लेकिन विशेष करके क्या होता है कि जो द्वारपाल होता है, उस द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की धातु की मूर्ति लगा दी गई, यानी उसका अपमान करने के लिए। और जो मूर्ति लगाई गई है धातु की, उस धातु की मूर्ति पृथ्वीराज के रूप की है। तो जब संयोगिता को स्वयंवर यानी वरमाला डालने के लिए कहा जाता है, वो सबको देखती है, लेकिन उसके मन में तो पृथ्वीराज ही है। इस वजह से वो किसी का वरण नहीं करती और वो इस धातु के वरमाला डाल देती है। और चूंकि धातु के वरमाला डाली तो सब जितने भी देश विदेश अपने भारतीय देशी राजा आए थे वो सब नाराज होकर के चले गए, और वो सब नाराज होकर के बढ़ के किस पे? जयसंध पे। इस बात से जयसंध नाराज हो गया संयोगिता से, और उसने उसे अपनी काल कोठरी में डाल दिया, बंद कर दिया।
और जब उनको बंद किया तो पृथ्वीराज को जब ये बात पता चली तो पृथ्वीराज सीधा जाता है और इसमें चंद्रवर्धई भी इसका साथ देता है, जाता है और संयोगिता को उठा करके अजमेर ले आते हैं। इस प्रकार इनका विवाह हुआ था। और चूंकि संयोगिता को उठा करके लेके आया और उससे विवाह किया, इस बात से कौन नाराज हो गया? जयसन। और जयसन नाराजगी के कारण ही इनका दुश्मन बनता है। तो कन्नौज से दुश्मनी का जो कारण था वो था संयोगिता। महोबा से दुश्मनी का कारण परमर्दी देव ने पृथ्वीराज तृतीय के भाई की हत्या की। भीमदेव से दुश्मनी का कारण इच्चिनी का प्रकरण था। दिल्ली में तोमर वंश वाले डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली से इनके थे दुश्मनी, और भंडारकों का तो उन्होंने दमन किया। अब रही सिर्फ ये साइड। इस दिशा से हिंदुस्तान की तरफ आता है गौरी, और गौरी जो हिंदुस्तान आता है तब गौरी को कहते हैं बुलावा दिया जाता है। किसकी तरफ से? जयसंत की तरफ से कि तू आ, मैं तेरा साथ दूंगा। क्योंकि जयसंत भी बदला लेना चाहता है किससे? पृथ्वीराज से। तो गौरी आता है और 1191 ईस्वी में तराइन नामक स्थान पर युद्ध लड़ा जाता है, जो इतिहास में तराइन फर्स्ट कहलाता है। और पृथ्वीराज ने अपनी वीरता से गौरी को पराजित कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल ये थी कि जब गौरी भाग रहा था तो उसने भागते हुए गौरी का पीछा नहीं किया। यानी पृथ्वीराज के पतन के पीछे कई कारण है, जिनमें देखो एक तो अपने चारों तरफ शत्रु पैदा कर लेना, दूसरा जो नहीं थे उनको भी उन्होंने बिठे बिठाए शत्रु बना दिया। और विशेष करके तो गौरी को भागने का जो अवसर दिया, उस समय अगर वो गौरी का कहते हैं कि उस समय उस समस्या का निराकरण तभी हो सकता था जब वो गौरी का पीछा करके उसको मार देता। 1191 में पराजित हुआ गौरी। गौरी गया, जाकर के भी उसको सहन से नहीं बैठा। वो भारत की युद्ध पद्धति देख चुका था, पृथ्वीराज किस तरीके से युद्ध करता है और उसकी क्या शैली है युद्ध करने की, क्या उसने योजना बनाई, उन सब योजनाओं को भांप गया और जाकर के एक वर्ष कठोर युद्ध का अभ्यास किया। और अभ्यास करने के बाद वापिस 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में आ दमकता है और ये युद्ध तराइन सेकेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तराइन सेकेंड। और तराइन सेकेंड में पृथ्वीराज से भिड़ता है, लेकिन पृथ्वीराज की यहां भी गड़बड़ हो गई। पृथ्वीराज ने क्या कर दिया? ये सोचा कि मैंने पहले युद्ध में इनको पराजित कर रखा है, तो इसका मतलब वो इसको हल्के में ले लेता है। ये भी इसकी सबसे बड़ी भूल थी। और कहते हैं युद्ध हुआ और युद्ध में जब मैलों तक प्रवेश कर गई तब तक पृथ्वीराज अलर्ट हुआ, तब तक तो बहुत कुछ बीत चुका था। और पृथ्वीराज तृतीय की 1192 के युद्ध में पराजय हो गई। और जब पराजय हुई तो यही कहा जाता है कि यहां से ही हिंदुस्तान में जो हिंदू शत्रु यानी हिंदू का आखिरी राजा था उसका पतन हो गया। और जब ये युद्ध हुआ तो उसके किसी भी देशी राजा ने सहयोग नहीं किया। और नहीं करने के पीछे कारण क्या था कि शुरू से ही सब दुश्मन बैठे थे। तो कहते हैं पृथ्वीराज के पतन के लिए उसके चारों तरफ दुश्मन जो पैदा किए गए वो भी जिम्मेदार है। इसके अलावा संयोगिता वाला प्रकरण भी शामिल है और एक जयसंत का इनकी मदद करना और गौरी का आना। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कहा जाएगा वो है गौरी जो 1191 के तराइन फर्स्ट युद्ध में पराजित हुआ तो उसके बाद उसने भागते हुए गौरी का पीछा नहीं किया। ये उसकी पराजय का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अब देखो पृथ्वीराज तृतीय 1192 में तराइन के युद्ध में पराजित हुआ तो उसके बाद उसको मारा जाता है। अब हिंदुस्तान में नई सत्ता स्थापित हो जाएगी और कहते हैं अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का प्रवेश शुरू हो गया। गौरी आया, भारत को खूब लुटा, इसने धन के लिए ही आया था, साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए आया है और इस्लाम का प्रचार करने के लिए आया था। जो आदमी इसको रोक सकता था वो आदमी सिर्फ कौन था? पृथ्वीराज। पर इसका भी पतन हो गया। अब देखो जब गौरी आया है तो गौरी ने देखा कि अब उसे अपनी सत्ता का विस्तार करना है, तो वही आदमी गौरी 1194 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और यहां एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है, चंदावर का युद्ध। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और जयसंत के बीच में। अब आप कहोगे जयसंत ने तो इनकी सहायता की थी, जबकि यही बात अखरी थी किसको? गौरी को। कि गौरी कहता है कि जो अपने दामाद का नहीं हुआ वो मेरा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कल को कोई दूसरा शत्रु आ जाए तो वो उसकी भी मदद कर सकता है, तो जो एक का नहीं हो सकता वो भरोसेमंद नहीं रहा। तो उसने 1194 में चंदावर पर आक्रमण कर दिया, जयसंत को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई। यानी जयसंत अगर इनके साथ धोखा नहीं करता पृथ्वीराज के साथ तो जयसंत का भी पतन नहीं होता। इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया है मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में। ये था पृथ्वीराज चौहान। कल के टॉपिक में नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।